ओके फ्रेंड्स, आज और एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड का एक प्रॉब्लम। सो अभी हमारे पास जो स्टेटमेंट है प्रॉब्लम नंबर 24। सो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन 24। अब गिवन डाटा में क्या क्या है वो देखते हैं। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ कोन। सो सॉलिड हमें जो मिला है वो है कोन whose base diameter is 60. So cone का base 60 mm and slant height is 75. Slant height 75 mm. एक्सिस हाइट मीन्स वो हाइट जो परपेंडिकुलर टू बेस होगा, और स्लैंड हाइट मतलब जो आपकी कोन की साइड वाली जो हाइट होती है, इंक्लाइन हाइट, दैट इज़ कॉल्ड स्लैंड हाइट। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। सो हमें लैटरल सरफेस डेवलप करना है कोन के लिए। सो ड्राफ्टर को पहले पेज की एज के साथ मैच कर लिया, लॉक कर लिया। अब एक एक्सिस बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सिस बना लिया। अब सबसे पहले 10 mm का गैप छोड़ देते हैं एक्सिस से नीचे की तरफ। सो 10 mm यहाँ छोड़ दिया। अब डायमीटर 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो यहाँ आ गया। इसका हाफ लेंगे तो रेडियस 10, 20, 30। सो यहाँ रेडियस आ गया। नाउ दिस इज डायमीटर लाइन। अब सेंटर पे शार्प एज रखेंगे। रेडियस एग्जैक्ट 30 mm। सो दिस इज़ अ टॉप व्यूज। अब इसमें हॉरिजेंटल एज यूज़ करेंगे तो इस टॉप व्यू को हम 8 में डिवाइड कर लेंगे। सो अभी 4 में हो गया। अब 45 डिग्री एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अगर आप ड्राफ्टर यूज़ कर रहे हो तो एक ही पॉइंट मार्क करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आपको हर क्वाड्रेंट में 45 डिग्री लेना और लाइन बनानी है। सो अब मैं ड्राफ्टर ले रहा हूँ। ड्राफ्टर से सेंटर टू 45 डिग्री जो पॉइंट मार्क किया था उसे मैच कर रहा हूँ, और सेंटर से अब ये डायमीटर बना रहा हूँ 45 डिग्री इंक्लाइन टू राइट। अब दूसरी एज यूज़ करूँगा तो 45 डिग्री इंक्लाइन टू लेफ्ट डायमीटर बन जाएगा। सो अभी हम इसको नंबरिंग देते हैं। बेस को सपोज नंबर दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप ABCD भी नंबर दे सकते हो। मैं नंबर्स में दे रहा हूँ, आप अल्फ़ाबेट्स में भी दे सकते हो। अब यहाँ पे जो अपेक्स पॉइंट है दैट इज़ P, और एक्सिस का बॉटम एंड जो है वो है Q। अब इस टॉप व्यू को हमें शिफ्ट करना है फ्रंट व्यू के लिए। सो एक्सिस के साथ हम लॉक कर लेंगे। अब एक्सट्रीम पॉइंट 1 को शिफ्ट कर रहे, एक्सट्रीम पॉइंट 5 को शिफ्ट कर रहे, फिर मिडल पॉइंट 3 और 7 कॉमन लाइन आ गया। 2 और 8 के लिए भी कॉमन लाइन आ जाएगी। सेम वे से 4 और 6 के लिए भी कॉमन लाइन आ गई। सो अब ये सारे पॉइंट जब हम शिफ्ट करेंगे फ्रंट व्यू में, सो दिस इज अवर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, एक्सट्रीम पॉइंट 5 डैश, 6 डैश, यहाँ पे 7 डैश, 8 डैश। सो ये हमारा बेस हो गया कोन का। सो हम बेस को डार्क कर लेते हैं। सो दिस इज अवर कोन बेस। अब एक्सिस का क्यू पॉइंट कहाँ पर है, तो यहीं पे आएगा। सो क्यू डैश यहाँ पे आ गया। अब क्यू डैश से हम एक्सिस बनाते हैं। एक्सिस हाइट नहीं पता हमें, सो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना के छोड़ रहे। एक्सिस हाइट मतलब ये हमें गिवन है स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट में P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28 ये सारे ही स्लैंट हाइट है। लेकिन फ्रंट व्यू में वही स्लैंट हाइट ट्रू लेंथ देगा
जो टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल अपीयर हो रहा है। सो टॉप व्यू में सिर्फ P21 और P25 यही दो स्लाइड हाइट है जो हॉरिजॉन्टल अपीयर हो रही है। तो P25 अगर मैं लेता हूँ, सो P25 अगर टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल है तो वो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ देगा, और ट्रू लेंथ ऑफ स्लाइड हाइट कितना है 75। तो हम कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे 75 mm। अब हमें पता है कि ट्रू स्लैंट हाइट 75 mm का है। ट्रू स्लैंट हाइट सपोज P25 ले रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल इसलिए, या फिर आप P21 भी ले सकते हो। सो P25 अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्लैंट हाइट देख रहा हूँ टॉप व्यू में, तो यह फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ देगा। सो 5 पॉइंट यहाँ आ गया 5 डैश पे। सो ट्रू लेंथ 75 से अगर मैं एक्सिस को कट करता हूँ, सो दिस इज द एक्चुअल P पॉइंट। सो अब अगर मैं P डैश और 5 डैश को ज्वाइन करूं, सो दिस इज ट्रू लेंथ स्लैंट हाइट। आउटलाइन है इसलिए इसे डार्क कर रहा हूं। अब P डैश 1 को अगर मैं ज्वाइन करूं, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू लेंथ स्लैंट हाइट, ये भी 75 mm होगी। सो वो स्लैंट हाइट जो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ देती है वो टॉप व्यू में हमेशा हॉरिजॉन्टल आएगी, या हॉरिजॉन्टल में जो स्लैंट हाइट हॉरिजॉन्टल है वही टॉप व्यू फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ देगी। सो हमें अभी मिल गया है कि ट्रू लेंथ हमारा स्लैंट हाइट या तो P डैश 1 डैश है या तो फिर P डैश 5 डैश है, दोनों ही हमारा ट्रू लेंथ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू लेंथ। अब बाकी के जो पॉइंट्स है, जैसे 2 से P ज्वाइन करेंगे तो जनरेटर है, 3 टू P जनरेटर, 4 टू P जनरेटर, 6 टू P जनरेटर, 7 टू P, 8 टू P, ऑल दीज आर जनरेटर लाइंस। सो पिरामिड में जैसे एजेस होते हैं तो हम उसे डार्क करते, लेकिन यहाँ पे ये जनरेटर है, सो हमें इसको कंस्ट्रक्शन में ही रखना है। सो ऑल दीज आर द जनरेटर लाइन्स। सो कंस्ट्रक्शन लाइन से बनाएंगे। 4 और 6 के लिए कॉमन लाइन आ रही है जनरेटर लाइन। सो आउटलाइन सिर्फ डार्क रहेगा, इनर जनरेटर लाइन्स एज अ कंस्ट्रक्शन रहेंगे। सो हमें जो गिवन था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो हमें डायमीटर गिवन था 60 mm, सो वो डायमीटर लिख देते हैं। इसके अलावा हमें स्लैंट हाइट गिवन था, सो दिस इज डायमीटर 60। स्लैंट हाइट, सो स्लैंट हाइट का डायमेंशन देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्लैंट हाइट को मैच कर रहा हूँ। अब ये दूसरी साइड उसको 90 डिग्री है, तो यहाँ से मैं स्लैंट हाइट के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन बना रहा हूँ, और अब इस कंस्ट्रक्शन लाइन को मैं एक डायमेंशन लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ। अब ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन में रहेगा। अब ये डायमेंशन लाइन को एरो, सो यहाँ से लेके यहाँ तक, सेकंड यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 75। सो अब हमें करना क्या है, हमें अब इस ट्रू लेंथ को पैरेलली ड्रॉ करना है और हम इसको फिर प्रोजेक्ट करेंगे। अब ट्रू लेंथ को मैं मैच कर रहा हूँ, और ट्रू लेंथ मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ बनाऊँगा तो जब प्रोजेक्ट करूँगा तो हो सकता है कुछ पार्ट पेज के बाहर चला जाए। तो मैं इसको एडजस्ट करके थोड़ा साइड के तरफ ही ट्रू लेंथ के लिए ड्रॉ करके रख रहा हूँ। तो मैं ये साइड के तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब सपोज़ मैं यहाँ से ये शुरू कर रहा हूँ, दिस इज़ माई P पॉइंट। अब डैश में नहीं देना है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है इट इज़ नॉट अ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, इट इज़ अ सेपरेट पार्ट। तो सिंपल मैंने P लिख दिया। अब P2 ट्रू लेंथ मार्क करना है, P2 ट्रू लेंथ मार्क कर लिया, यहाँ पे आ गया ये ट्रू लेंथ पॉइंट। अब यहाँ पे P सेंटर, ट्रू लेंथ इतना रेडियस और आर्क बनाऊंगा। सो दिस विल बी आवर कर्व सरफेस ऑफ कोन व्हेन इट डेवलप। लेकिन अब ये डेवलप होगा तो ये कितना लेंथ होगा, कर्विकल ये लेंथ कितना होगा, जितना इसका सरकमफरेंस है, करेक्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम कर्विकल लाइन नहीं गिन सकते। वी हैव अ स्केल,
स्ट्रेट लाइन हम लीनियर लाइन गिन सकते हैं, लेकिन अब कर्विकल लाइन में हमें इसका पाई डी सर्कमफरेंस गिनना है, जो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360। सो अब यहाँ पर स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ बेस डायमीटर, जो हमें मिला है रेडियस ऑफ बेस डायमीटर। सो बेस डायमीटर 60 है, तो रेडियस हो गया 30 mm। एंड कैपिटल आर इज स्लैंट हाइट, वो भी ट्रू लेंथ स्लैंट हाइट चाहिए। और ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, जो एक्चुअल में हमें गिवन था 75। सो 75 के हिसाब से हमने मार्क करके फाइंड आउट कर लिया था। तो 75। अब रेडियस 30 mm, स्लैंट हाइट 75, तो फार्मूले में अगर हम रखते सो थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन 75 इंटू 360। सो इट कम्स 144 डिग्री। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकमफरेंस इतना, जब ये ओपन होगा तो ये सरकमफरेंशियल डिस्टेंस है, लेकिन ये सरकमफरेंशियल डिस्टेंस हम गिन नहीं सकते। तो क्योंकि कर्विकल है, स्केल में हम कर्विकल डिस्टेंस नहीं गिन पाएंगे, तो हमने क्या किया, इस सरकमफरेंस को, इस कर्विकल डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब एंगल हमारा आ गया 144। सो अगर मैं यहाँ पे अब 144 एंगल लेता हूँ, सो 100, 110, 30, 40, 140 एंड 144 यहाँ आ गया। सो 144 वाला लाइन, एंगल लाइन ड्रॉ कर लेते पी से। अब एक्सेस आर की इरेज कर रहे हैं। तो अब जो हमें कर्विकल पार्ट मिला है, दिस इज इक्वल्स टू सरकमफरेंस। क्योंकि कर्विकल गिन नहीं सकते, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एंगल में। नाउ दिस एंगल थीटा इज 144। अब 144 एंगल रहेगा तो ये कर्व सरफेस एग्जैक्ट पाई डी जितना रहेगा। ये कैसे आया, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस फार्मूला। सो अगर डायमेंशंस बदलते हैं तो उसके हिसाब से हमें थीटा निकलेगा, और थीटा को हम ड्रॉ करके कर्विकल पाथ मैच कर लेंगे। सो 144 थीटा है, तो दिस सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू पाई डी, पाई ऑफ 60, इतना हो जाएगा। सो अब ये आउटर लाइन है, तो हम इसको अब ज्वाइन कर लेते हैं आउटर लाइंस को। और एग्जैक्ट सेगमेंट भी हमें मिल गया, कर्विकल सेगमेंट। तो उतना हम अब इसको डार्क कर लेते हैं। पहले नहीं पता था, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन में रखा था, एक्स्ट्रा इरेज कर दिया। अब हमें पता चल गया, तो इतना पोर्शन हम अब डार्क कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि जैसे हमने यहाँ सरकमफरेंस को 8 में डिवाइड किया था, अब इस वाले सरकमफरेंस को 8 में डिवाइड करना है। अब इस वाले सरकमफरेंस को 8 में डिवाइड करना है, तो वी हैव टू यूज़ एंगल बाइसेक्शन। सो मैं सेंटर पे शार्प एज रख रहा हूँ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूँ एज अ रेडियस, इस एज पे कट कर दिया, सेकंड सेम रेडियस से इस एज पे कट कर दिया। अब आर्क यहाँ पे रख के आर्क ले रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे रख के उस आर्क को कट करना है। लेकिन अब क्या हो गया, डिस्टेंस कम। अब डिस्टेंस कम होगा तो ये आर्क कट नहीं होंगे। सो मुझे प्रॉपर डिस्टेंस लेना है कि दोनों आर्क कट करें, और आर्क भी मुझे बहुत कम ड्रॉ करने हैं, सिर्फ एग्जामिनर को पता चले कि देयर आर सम आर्क। सो बहुत छोटा भी नहीं लेना है, या बहुत ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं लेना है कि आपके कटिंग आर्क बाहर चले जाए। सो अब आर्क मैं यहाँ तक ले रहा हूँ। सो इतने आर्क से मैंने ये दोनों साइड्स को कट कर लिया। अब इस पॉइंट से मैं यहाँ एक
बिगर आर्क बना रहा हूँ, दूसरे इससे छोटा सा, क्योंकि पहले टाइम मुझे पता नहीं था कहाँ कट होगा, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया। लेकिन कंस्ट्रक्शन में था तो मैं इसे इरेज करूँगा तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा। सो आपको एक्स्ट्रा आर्क इरेज करना है, हमें सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। सो अभी ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। सो 144 को हमने एंगल बाइसेक्ट करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जनरेशन लाइन है, जनरेटर है, सो ये डार्क नहीं रहेगी। अब ये दो पार्ट को फिर से हमें और दो पार्ट में डिवाइड करना है। सो फिर से हमने डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे दूसरा। अब यहाँ से फिर से हम एक आर्क बनाएंगे। पहला आर्क थोड़ा बड़ा, क्योंकि पता नहीं एग्जैक्ट इंटरसेक्शन कहाँ होगा। सेकंड आर्क एग्जैक्ट उतना जितना हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब एक्सेस आर्क को इरेज कर देंगे। सो पूरा भी इरेज नहीं करना है, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने आर्क कैसे लिया है। अब इस साइड में भी वैसे ही हम एंगल बाइसेक्ट करेंगे। सो पहला आर्क बड़ा कर लिया, दूसरा आर्क जितना रिक्वायर्ड चाहिए उतना ही रखा, एक्स्ट्रा इरेज कर दिया। सो बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्शन अभी हमने इस दो पार्ट को चार में डिवाइड कर लिया। सो इन बाइसेक्शन पॉइंट को मैं अपेक्स पी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। सो ये दो के अब चार डिविजन्स बन जाएंगे इक्वल। अब इन हर चार पार्ट के हमें फिर से बाइसेक्ट करना है ताकि 8 पार्ट में डिवाइड हो जाए। सो ये पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पर। नेक्स्ट इसके लिए सेम रेडियस रखा है, तो मुझे बार बार रेडियस एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस जो मार्क है वहाँ से ही हम यूज़ कर सकते। सो प्रीवियस मार्क यहाँ पे, अभी यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क। सो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिल गया। अब लास्ट सेगमेंट में फिर से एक बड़ा आर्क, क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्ट लोकेशन का है। दूसरा आर्क सिर्फ उतना जितना इंटरसेक्शन के लिए ज़रूरी है। अब इसमें जितने भी एक्सेस आर्क हैं, अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो ड्रॉ किया था उसे इरेज कर देंगे, ताकि हमारी ड्राइंग जितनी हो सके उतनी नीट क्लीन रहे, तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। सो एक्स्ट्रा आर्क इरेज कर दिया। अब जो हमने 4 में डिवाइड किया था, अब हर 4 पॉइंट के अगर बाइसेक्शन लाइंस बनाएंगे, सो 4 इंटू 2 8 डिविजन्स बन जाएंगे। सो चारों पार्ट को हम बाइसेक्ट कर रहे और बाइसेक्शन लाइन बना रहे। सो एग्जामिनर को ये बाइसेक्शन मेथड आपने यूज़ किया ये दिखना चाहिए, इसलिए आर्क्स बनाए हैं, इंटरसेक्शन लिया है, सो उसे रखना है। लेकिन बहुत डार्क नहीं करना है कि ड्राइंग गंदी हो जाए, ना ही पूरे तरह से इरेज करना है कि पता ही ना चले कि बाइसेक्शन मेथड यूज़ किया था। सो ये अब हमने डेवलप कर दिया। अब डेवलप करने के बाद सबसे मेन पार्ट होता है कटिंग एज। सो यहाँ मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडरिंग कटिंग एज। सपोज मैं ये 1p कट कर रहा हूँ। सो 1p, अगर मैंने इस 1p से कट किया, सो मेरे पॉइंट्स कैसे होंगे? ये 1p से अगर मैं इसको कट करता हूँ, सो टॉप व्यू को इमेजिन करो कि मुझे ऐसे स्ट्रेट करना है। सो 7 पॉइंट एग्जैक्ट टॉप पे है। सो 7 पॉइंट एग्जैक्ट टॉप पे आ गया। अब यहाँ से कट किया और मुझे इसको स्ट्रेट करना है, तो 7 के बाद 8 आएगा इधर लेफ्ट की तरफ, 8 पॉइंट, देन 1 पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ से जैसे मैं इधर शिफ्ट करता हूँ 7 8 1, अब ये वाला एंड कट हो गया है, इसको भी अब मैं खींच के इस साइड लाऊंगा, तो 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4,
4 के बाद 3, 3 के बाद 2 एंड 1 अगेन। सो 2 बार 1 आ रहे तो दूसरे 1 को डैश कर देंगे। सो जब मैं इसको 1 से कट करके डेवलप करता हूँ तो 1 8 7 6 5 4 3 2 1 आ रहा है। यही अगर मैं 5 से कट करता सो 7 टॉप पे था, 6 5, फिर 8 1 2 3 4 और 5 डैश, तो नंबरिंग मेरी बदल जाएगी। सो कटिंग एज आप जो कंसिडर कर रहे हो उसके हिसाब से आपको नंबरिंग देना है। तो हमने कटिंग एज 1P यूज़ किया था तो उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है 1, उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 डैश। ये बाकी सब जनरेटर्स है इसलिए वो डार्क नहीं होंगे। और ये जो हमने रफली चेक किया था इसे हमें इरेज करना है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर आंसर। So this is the development of lateral surface of given cone. Thank you.